हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइज, मेरा नाम है कीरा चौहान और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल। तो गाइज, हम यहाँ पे कर रहे हैं दृष्टि आईएएस की क्विक बुक, जिसमें भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था, गवर्नेंस की हम बात कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 13 जो कि केंद्र राज्य संबंध से रिलेटेड है। तो दोस्तों, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे यहाँ व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम जो मेरा पेज है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ पीडीएफ रिलेटेड अगर हेल्प चाहिए तो यहाँ आपको मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम भी ज्वाइन करिएगा तो वहां पे भी आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो गाइस, जितना हम कर चुके थे उससे आगे की हम बात करेंगे। केंद्र राज्य संबंध हमारे चल रहे हैं। नीति आयोग से अभी फिलहाल इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्योंकि इससे पहले का पार्ट हम लोग कर चुके हैं। और गाइस, एक चीज और, अगर आप लोगों को घटना चक्र की वीडियोस देखनी है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। वहां पे आपको सारी की सारी घटना चक्र की वीडियोस मिल जाएंगी जो आरओ के लिए या एआरओ के लिए आरओ के लिए इंपॉर्टेंट होती है। जो आप पीसीएस प्री की बात करें, चाहे वो आप यूपी की बात करें, चाहे आप बिहार की बात करें, एमपी की बात करें, तो मुझे लगता है घटना चक्र अपने आप में जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है प्री के लिए। ठीक है, और पीसीएस के लिए तो बहुत ही ज्यादा। और वनडे एग्जाम के लिए भी अगर मुझसे कोई पूछे कि आप क्या लूसेंट पढ़े, तो देखिए लूसेंट एक बुक है बिल्कुल। लेकिन इसे पढ़ना कितना मुश्किल है ये तो आप पढ़ के जान जाएंगे। अगर आप 2 से 3 दिन भी लूसेंट पढ़ेंगे ना तो उसके बाद आप बंद करके रख देंगे, अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो मुझे लगता है अगर कोई वनडे एग्जाम की भी तैयारी करना चाहता है तो घटना चक्र से स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नहीं है जितना रेफरेंस बुक में होता है। ठीक है, फिलहाल इतना ही। उसके बाद दृष्टि, देखिए दृष्टि एक रेफरेंस बुक लोग बोलते हैं ना, तो मुझे लगता है दृष्टि आईएएस की जो क्विक बुक है ना, मुझे लगता है बेहतरीन बुकों में से एक बुक है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो, मतलब अगर आप सोचो कि मैं यार इसके अलावा भी कुछ पढूं, तो मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत है। इतने में आपका काम चल जाएगा। और आप लोग जानते ही होंगे कि बहुत मोटी बुक नहीं होती है, जैसे लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम है, तो इतनी मोटी बुक ये नहीं है। पतली बुक है, मजा भी आएगा पढ़ने में। हाँ, एक बार में पहली बार में दिक्कत आती है, तो मैं कह रही हूँ पहली बार आप घटना चक्र पढ़िए, उसके बाद अगर कोई रेफरेंस बुक पढ़ना चाहते हो तो आप दृष्टि आईएएस की क्विक बुक ही पढ़िएगा, उसके अलावा कुछ नहीं। इनफैक्ट ज्योग्राफी और क्या बोलते हैं एनवायरमेंट के लिए तो इसके अलावा कोई बुक ही मत छूइएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। नीति आयोग से स्टार्ट करेंगे। और एक और चीज, अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को अभी तक दोस्तों आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शेयर कर लीजिएगा अपने दोस्तों में जो जो भी ये बुक या घटना चक्र पढ़ना चाहते हो। प्लस कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगती है बुक्स। ठीक है, चलिए, मतलब मेरा पढ़ा है वो अच्छा लगता है। चलिए अब आगे बढ़ जाए। अब देखिए यहाँ हम बात करने जा रहे हैं नीति आयोग की। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। अब यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है केंद्र और तथा राज्यों के जो वित्तीय संबंध है उसको बिना वित्त आयोग जितना जो है प्रभावी करता है। वित्तीय संबंधों को वित्त आयोग जितना प्रभावित करता है उससे कहीं अधिक नीति आयोग करता है। ठीक है, यानी जो हम वित्तीय संबंध पढ़ रहे थे तो हमने कहा इसको कौन बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, वित्त आयोग। उससे ज्यादा कौन करता है, नीति आयोग। ठीक है, ये संस्था ना तो क्या है संवैधानिक, यानी ना ही संविधान में इसके बारे में लिखा है, ना ही वैधानिक है, कोई कानूनी है। अर्थात इसकी चर्चा ना तो संविधान में है, ना इससे इस मतलब इसका गठन किसी अधिनियम के माध्यम से, यानी कि किसी कानून के माध्यम से भी इसका गठन नहीं हुआ है। ये आयोग केंद्र और राज्य स्तर पर सरकार की जो नीति है उसके प्रमुख कारणों के संबंध में महत्वपूर्ण तथा तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराता है। मतलब ये आयोग क्या करता है, देखिए क्या होता है, केंद्र राज्य मिलकर कुछ कार्यक्रम बना रहे हैं, कुछ योजनाएं बना रहे हैं, तो उसमें क्या महत्वपूर्ण है, क्या तकनीकी परामर्श है, इसके बारे में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम करते हैं। ठीक है, फिर वित्त आयोग जो था, है ना, और नीति आयोग की विस्तृत चर्चा आप अध्याय 19 में की गई है। मतलब आगे अभी हम 13th चैप्टर नंबर चल रहा है हमारा, 19th में हम इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, देखिए नीति आयोग से पहले क्या था, योजना आयोग था। अभी हम उसको नीति आयोग कहते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में हमने कहा ना ये सब हम पढ़ लेंगे, यहाँ इतना जरूरी नहीं है, जहां जरूरी है वहां मिल जाएगा आपको। देखिए आपातकाल में वित्तीय संबंध क्या हो जाते हैं, तो देखिए आपात की उद्घोषणा होती है, यानी आपातकाल लगते ही केंद्र और राज्य के जो वित्तीय संबंध है ना वो बदल जाते हैं। ठीक है, मतलब अभी तक हम देख रहे थे कि कुछ टैक्स जो है केंद्र लगा रहा है, केंद्र अपने पास भी रख रहा है, राज्य को भी बांट दे रहा है, कुछ लगा रहा है सारे के सारे राज्य को बांट दे रहा है, इस तरह से हम देख रहे थे। ठीक है,
तो इसने का जो आपातकाल लगता है ना, तो ये जो वित्तीय संबंध है ना वो भी बदल जाते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं। तो पहला इसने का आर्टिकल 352 जिसमें हम लगाते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपातकाल देखिए पूरी भारत में भी लग सकता है, भारत के किसी भाग में भी लग सकता है। अच्छा, आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान क्या होता है, राष्ट्रपति को 354 में वर्णित ये शक्ति है कि वह केंद्र व राज्य के बीच राजस्व वितरण, जो हमने कहा ना टैक्स पैसा ले रही है सरकार फिर बांट दे रही है, मतलब केंद्र सरकार ले रही है अपने पास रख रही है, राज्यों में बांट रही है, राज्यों में बांट रही है, तो जो ये राजस्व वितरण है ना उसके संबद्ध उपबंधों में क्या कर देते हैं, संशोधन कर सके। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, राष्ट्रपति ये जो टैक्स या राजस्व को का जो वितरण हो रहा है ना उसमें उस चेंज कर सकता है, यानी उसमें संशोधन कर सकता है। तो ऐसे संशोधन उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक जारी रहेंगे, यानी कि जिस भी वित्तीय वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो ये जब तक फाइनेंशियल ईयर खत्म नहीं रहेगा वो संशोधन तब तक रहेंगे। ठीक है, जिसमें कौन सा फाइनेंशियल ईयर, जिसमें आपातकाल लगा है। ठीक है, आगे भी आपातकाल बढ़ता है तो हम ये आगे भी कर सकते हैं। सपोज इसी फाइनेंशियल ईयर में स्टार्ट हुआ है आपातकाल, इसी फाइनेंशियल ईयर में खत्म हो गया, लेकिन ये वित्तीय संबंध में जो हमने मतलब जो भी राजस्व वितरण में जो भी हमने संशोधन किया है वो उस पूरे के पूरे फाइनेंशियल ईयर तक रहेंगे। चलो एक बात, दूसरी बात आर्टिकल 356 की बात कर ले। इसमें लगता है राष्ट्रपति शासन। यदि राज्य में राष्ट्रपति शासन या राज्य आपात की उद्घोषणा की गई है तो राज्य सरकार और विधानमंडल के समस्त जो कृत्य है वो केंद्र के नियंत्रण में आ जाएंगे, यानी कि जो राज्य सरकार काम करती थी, विधानमंडल जो काम करती थी, वो सब अब केंद्र के पास चले जाएंगे, केंद्र के हाथ में चले जाएंगे, केंद्र सरकार के हाथ में चले जाएंगे। तो इसने कहा राज्य का बजट भी या तो संसद खुद पारित करती है अथवा अपने प्राधिकार के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति देती है कि वह बजट संबंधी फैसले ले सके। या तो संसद ही वहां उस राज्य का जहां पे राष्ट्रपति शासन लगा है उसका बजट पेश कर देगी, या राष्ट्रपति को इतनी शक्ति दे देगी कि वो वह जो है बजट संबंधी फैसले ले सके। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं फिर। अभी तीसरा आपातकाल कौन सा होता है भैया? तीसरा है आर्टिकल 360 के तहत होता है जिसको हम बोलते हैं वित्तीय आपातकाल। तो देश या देश के किसी भाग में वित्तीय आपात की जब घोषणा होती है तो केंद्र और राज्य के जो वित्तीय संबंध है परिवर्तित चेंज हो जाते हैं। इसके बाद केंद्र राज्य को वित्तीय औचित्य से संबंधित सिद्धांत का पालन करने का निर्देश दे सकता है। दूसरा, केंद्र राज्य सरकार से अपेक्षा करता है कि वह किसी या किन्हीं वर्गों के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते में कटौती कर दे, यानी कि राज्य सरकार को बोलता है कि अपने कर्मचारियों के वेतन भत्ते जो भी सैलरी वैलरी है उससे थोड़ा कम कर दे। राष्ट्रपति राज्यपाल को निर्देशित करता है कि विधानमंडल से पारित होने वाले जितने भी धन विधेयक हैं या आर्टिकल 207 से जुड़े सभी जो विधेयक हैं, यानी कि वित्तीय विधेयक से संबंधित जो है उसको जो है राज्यपाल क्या करे, राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख दे। मतलब पैसों से रिलेटेड वित्त विधेयक, धन विधेयक से रिलेटेड जितने भी मतलब वित्त विधेयक, धन विधेयक जितने भी हैं उसको राज्यपाल क्या करे, राष्ट्रपति के लिए के विचार के लिए आरक्षित रख दे। तो ये सब कब होता है? जब आर्टिकल 370 यानी कि जब वित्तीय आपातकाल। अब देखिए केंद्र राज्य संबंधों में तनाव के प्रमुख कारण क्या है। अब केंद्र और राज्यों के संबंधों में कुछ तनाव भी है। कारण क्या है कि भारत की राजनीति में केंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण की शक्तियां टकराती हैं। कहीं आप देखें तो केंद्रीकरण सा लगता है आपको, कहीं आप बात करते हैं विकेंद्रीकरण की, कि शक्तियों को बांट दिया जाए केंद्र में, राज्य में, पंचायत, नगर पालिकाओं में। ठीक है, उसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। और केंद्रीकरण का मतलब सारी की सारी शक्ति जो है केंद्र ही ले ले। तो वैसे ये भी हम देख रहे हैं आपातकाल के टाइम में ऐसा भी हो रहा है। नॉर्मली विकेंद्रीकरण को भी हम देखते हैं, पंचायत तक शक्ति चली जाती है, छोटे से छोटे स्तर तक शक्ति चली जाती है। तो इसी के अनुसार क्या है, केंद्र राज्य संबंध भी बदलते रहते हैं। तो ऐसे कुछ प्रमुख मुद्दे निम्नलिखित हैं जिन पर केंद्र और राज्य के संबंधों के मध्य क्या होता है, तनाव आ जाता है। जैसे इसने कहा राज्यपाल की नियुक्ति उसकी भूमिका के संदर्भ में। क्यों? क्योंकि देखिए राज्यपाल होता है राज्य में, लेकिन उसकी नियुक्ति कौन कर रहा है? केंद्र में बैठा प्रेसिडेंट कर रहा है, यानी कि राष्ट्रपति कर रहा है। तो उसकी नियुक्ति और भूमिका के संबंध में भी क्या हो जाता है कि कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि भैया राज्य की बात है तो केंद्र क्यों कर रहा है ऐसा, मतलब प्रेसिडेंट क्यों नियुक्ति कर रहा है, हम ही कर लेते हैं। नहीं, ऐसा होता नहीं है। लेकिन आर्टिकल 356 के अत्यधिक प्रयोग से
देखिए आर्टिकल 356 अभी हमने कौन-सा देखा ये देखिए, राष्ट्रपति शासन। ठीक है, जब राष्ट्रपति शासन लगता है, जो विधानमंडल होता है वो तो खत्म हो जाता है। ठीक है, सरकार खत्म हो जाती है, तो ये इसका भी बहुत ज्यादा प्रयोग हो जाता है। तो इससे भी केंद्र और राज्य, मतलब राज्य जो है केंद्र से परेशान रहते हैं। राज्यों की केंद्र पर वित्तीय निर्भरता, राज्यों के पास इतना पैसा नहीं है, अब वो कहाँ से लेगा, केंद्र उससे देता है। योजना आयोग, जो कि अभी नीति आयोग है, उसकी महत्वपूर्ण स्थिति, जिसमें राज्यों का दखल लगभग ना के बराबर था। अब देखिए, योजना आयोग जब था ना गाइस, तब राज्यों का दखल जो है ना के बराबर था, लेकिन अभी नीति आयोग में ऐसा नहीं है। ठीक है, ये पुरानी बात कह रहा है। अब देखिए, अखिल भारतीय सेवाएं, जिसमें राज्य प्रशासन के सभी ऊंचे पद इन्हीं अधिकारियों से भरे हुए, और हमने अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं, जैसे IAS, IPS, IR, IFS करके जो जो पद थे, ठीक है, तो IAS, IPS और IRS, ठीक है। तो इसमें क्या था, हमने क्या देखा गाइस, हमने देखा कि राज्य प्रशासन के जो ऊंचे पद हैं वो सब इन्हीं को मिले, और ये सेवाएं हैं ऑल इंडिया, यानी कि ये केंद्र सरकार UPSC के थ्रू होती है ना कि राज्य के PSC के थ्रू होती है। ठीक है, राज्य सूची के विषय पर केंद्र दखल दे देता है, कई बार राज्य सूची के विषय पे केंद्र जो है कानून बना देता है। राज्यों में केंद्रीय बलों की तैनाती और ये अन्य मुद्दे, ये सब भी है, राज्यों को परेशान करते हैं। अच्छा, अन्य मुद्दे देख लीजिए, क्यों प्रॉब्लम्स है, तो कुछ अन्य मुद्दे हैं, मुद्दों पर भी जो है राज्यों की कुछ शिकायतें रहती है, जैसे जिन राज्यों में विरोधी दल की सरकार होती है, सपोज कि हमने अभी देखा कि केंद्र में किसकी सरकार है, हम कह रहे हैं कि बीजेपी की है। ठीक है, कोई एक राज्य है जिसमें बीजेपी की सरकार ना हो के किसी और की सरकार है, तो ये विरोधी दल हो गया, तो उसके साथ वित्तीय आवंटन में भेदभाव किया जाता है। देखिए, ऐसा हो सकता है, देखिए इसमें लिखा है भेदभाव होता होगा, मुझे ये पता नहीं, लेकिन इसने लिखा है कि वित्तीय आवंटन में भेदभाव किया जाता है। इसके अतिरिक्त क्या है, केंद्र सरकार को जिस क्षेत्रीय दल से समर्थन की उम्मीद होती है, उस दल द्वारा शासित राज्य को विशेष अनुदान दिए जाने का उदाहरण भी है। मतलब केंद्र सरकार सोचता है कि भैया ये जो पर्टिकुलर दल है ना, जो इस राज्य में बैठा है, ये हमें सपोर्ट कर रहा है, तो कह रहे हैं कि भैया इसको ज्यादा पैसा भी दिया जाता है, अनुदान दिया जाता है, और जहाँ पे विपरीत, मतलब क्या, विरोधी दल होता है, वहां पे शायद नहीं दिया जाता उतना पैसा या उतना अनुदान। ठीक है, मतलब पार्शियलिटी आप कह सकते हैं। क्योंकि संचार केंद्र सूची का विषय है, देखिए संचार जो विषय है ना, वो केंद्र सूची का है, इसलिए केंद्र सरकार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रयोग अपने हित के अनुसार करती है। मान लो इलेक्शन आने वाले हैं, मीडिया से कहे हमारा ही बोलबाला कर दो, केंद्र सरकार अगर बोले, तो जिस समय दूरदर्शन पर सरकार का एक अधिकार था और निजी चैनलों पे नहीं था, उस समय ये शिकायत ज्यादा प्रबल रूप से सुनी जाती थी। ठीक है, मतलब कि सरकार का भैया सिर्फ हमारे बारे में ज्यादा अच्छा बोलो, ऐसा भी हो सकता था। अभी नहीं होता है, हो भी सकता है गाइस, कोई नहीं जानता। 256, आर्टिकल 256 राष्ट्रपति शासन, 257 के तहत केंद्र सरकार राज्यों को कई बार ऐसे निर्देश देती है जो राज्य सरकार की स्वायत्तता को बाधित करती है। यदि राज्य इन निर्देशों को नहीं मानता है, तो 256 के तहत क्या होता है, उनके ऊपर खतरा मंडरा जाता है, यानी कि राष्ट्रपति शासन लगने का डर हो जाता है। ठीक है, तो वैसे ही सरकारें गिर जाएंगी आपकी, क्या बोलते हैं, राज्य की। कुछ मामले में केंद्र सरकार ने किसी राज्य के मुख्यमंत्री के विरुद्ध जांच आयोग स्थापित किया है, जिसे राज्यों ने अपनी क्या है, स्वायत्तता पर हमले की तरह माना है। अभी आप देख रहे हैं दिल्ली सरकार पे क्या चल रहा है, यानी केजरीवाल के लिए, है ना, आप देख रहे होंगे, तो वो केजरीवाल दिखते रहते हैं टीवी पे, केंद्र सरकार को सुनाते रहते हैं। अच्छा, यहाँ लिखा है केंद्र राज्य संबंधों का स्वस्थ रहना संघात्मक ढांचे की दीर्घजीवी होने की अनिवार्य शर्त है, यानी कि भैया दोनों के बीच में संबंध अच्छा होना चाहिए। अगर आप संघात्मक ढांचे की बात कर रहे हैं, तो कि हमेशा चलता रहे अच्छी तरह। कभी केंद्र राज्य संबंध जो है पूर्णता परिपक्व स्थिर नहीं हुए हैं, मतलब केंद्र राज्य संबंध बिल्कुल सही से चले, ऐसा कभी नहीं हुआ। सरकारी आयोग और पूंजी आयोग ने अंतरराज्यीय परिषद और अन्य अन्य संवैधानिक निकायों का समुचित प्रयोग करके क्या किया है, केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने की बात कही है। यानी दो आयोग, एक सरकारी आयोग की बात यहाँ लिखी है, पूंजी आयोग, ये दो आयोग हैं जो इसलिए काम कर रहे थे कि केंद्र राज्य संबंध जो है ना सुधर जाए। कैसे इन्होंने क्या किया,
क्या यू मतलब एक उन्होंने वो परिषद लाए हैं, अंतर्राज्यीय परिषद, एक लाए और भी अन्य संवैधानिक निकाय लाए हैं, जिनकी मदद से इन्होंने क्या करने की कोशिश की कि केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध है वो सुधर जाए। अब देखिए स्वाधीनता के बाद यानी कि जब भारत आजाद हुआ था उसके बाद से केंद्र राज्य संबंधों के विकास का अध्ययन करें, तो मतलब अब देखते हैं कि भारत के आजाद होने के बाद क्या-क्या कहानी हुई केंद्र राज्य संबंधों के लिए। तो देखिए 1947 में भारत आजाद, 1952 से लेकर 67 का दौर देखते हैं यहाँ पे। देखिए 52 से लेकर 64 तक कौन थे आपके प्रधानमंत्री? जवाहरलाल नेहरू, फिर 64, 5, 6 मान लीजिए वो लाल बहादुर शास्त्री थे। देन उसके बाद इंदिरा गांधी बनती हैं, ठीक है? तो ये टाइम है इनका। तो 52 का दौर देखते हैं, चलिए 52 से 67 तक का दौर देखिए। तो इस दौर को जो है केंद्रीकृत संघवाद का दौर कहा गया, मतलब केंद्र के पास शक्ति थी, मतलब सब कुछ केंद्र के पास, ऐसा कुछ मान लीजिए। इसकी प्रमुख विशेषता ये थी कि केंद्र और राज्यों में क्या था गाइस, यहाँ पे दोनों जगह मैक्सिमम राज्य में मैक्सिमम क्या थी, कांग्रेस की ही सरकार थी। केंद्र में तो थी, राज्यों में भी थी। तो अपवाद के रूप में केरल जैसे कुछ राज्य थे जहां किसी अन्य दल का शासन चल रहा था, मतलब केरल में किसी और की सरकार है ऐसा मान लीजिए। तो इस पूरे दौर में क्या होता है, एक दलीय प्रभुत्व के कारण क्या है, केंद्र राज्य संबंधों की व्याख्या दलीय आधार पर ही चलती रही। मतलब आप ये समझ लीजिए तो अच्छे चल रहे होंगे, क्योंकि इधर भी कांग्रेस है उधर भी कांग्रेस है, केंद्र में भी कांग्रेस है राज्य में भी। तो कांग्रेसी पार्टी के भीतर होने वाले फैसले ही जो है केंद्र और राज्य के संबंध निर्धारित करते थे। जिन राज्यों में क्या है गैर कांग्रेसी सरकार थी, मतलब जिस कोई एक ऐसा राज्य जिसमें कांग्रेस की सरकार ना होगी किसी और की, तो उन पर क्या है राज्यपालों के माध्यम से दबाव बनाया जाता था। क्यों? राज्यपाल तो केंद्र से ही आता था, प्रेसिडेंट इसकी नियुक्ति करता था और कभी कभी उन्हें क्या है बर्खास्त भी किया जाता था। ठीक है, अब इसने कहा कि मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी जहां पे कांग्रेस की सरकार ना हो, या तो राज्यपाल दबाव बना देगा या सरकार को बर्खास्त कर देंगे। 1959 में क्या होता है, केरल की जो वामपंथी सरकार है की बर्खास्तगी इसी प्रवृत्ति का उदाहरण है। मतलब क्या होता है, केरल में तो कांग्रेस की सरकार नहीं थी, तो जो वामपंथी सरकार थी उसको क्या कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया 1959 में। मतलब ये था कहानी पूरी कि केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, राज्य में भी कांग्रेस की सरकार थी, तो सब कुछ ठीक ठाक चल। जहां कांग्रेस की सरकार नहीं है राज्य में, फिर वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करी गई हुई होगी। अब देखिए 1967 से लेकर 71 का कौन सा दौर था गाइस, ये इंदिरा गांधी का टाइम चल रहा था। और 71 में देखिए वही हम जानते हैं जो पूर्वी पाकिस्तान है, जो बांग्लादेश बन गया था, राइट? ये वो वाला टाइम तक था, ठीक है? मतलब हमें उस बांग्लादेश से कोई मतलब नहीं, टाइम बता दिया मैंने। अच्छा 1967 के आम, क्योंकि जब बांग्लादेश बना था गाइस यहाँ पे भी इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो एक फोन थोड़ा अपने माइंड में वो रखा करिए दोस्तों कि सरकार कौन सी थी उस वक्त, ठीक है? उससे बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि उनकी जो मानसिकता है वो क्या कहती थी, तो उससे थोड़ा-सा आइडिया लग जाएगा यार उस समय ये हुआ होगा क्योंकि ये थी सरकार में या ये थे सरकार में, या कांग्रेस पार्टी थी या कोई और पार्टी थी, ठीक है? अब देखिए 1967 के आम चुनाव में पहली बार कांग्रेस की स्थिति क्या हुई, कमजोर हो गई, ठीक है? केंद्र में तो किसी तरह उनकी सरकार बची रही। देखिए, अब देखिए मैंने कहा लाल बहादुर शास्त्री भी खत्म हो जाते हैं, 1966 में खत्म हो जाते हैं, ठीक है? कैसे खत्म हुए, हत्या हुई, क्या हुआ ये कोई नहीं जानता, अभी भी नहीं जानता शायद। 1966 में खत्म हुए। 1966 जब वो खत्म होते हैं तो इंदिरा गांधी आती हैं, ठीक है? ये समझिए। अब क्या होता है ना गाइस, यहाँ पे केंद्र में तो है सरकार कांग्रेस की, लेकिन अब राज्यों में स्थिति थोड़ी डगमगाने लगी, ठीक है? अब इसमें लिखा केंद्र में तो किसी तरह सरकार बची रही, किसकी, कांग्रेस की, पर 17 में से 9 राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार आ गई, ठीक है? तो अब जो एक दलीय जो वर्चस्व है वो कम होने लगा, मतलब कम होने का स्वाभाविक परिणाम था। मतलब क्या हुआ, एक दलीय वर्चस्व तो नहीं रहा, पहले कांग्रेस 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 था, कांग्रेस तो केंद्र में है लेकिन 9 राज्यों में एटलीस्ट तो कांग्रेस से अलग सरकार है, तो राज्यों का पक्ष क्या होने लगा, यहाँ पे महत्वपूर्ण होने लगा। पहले केंद्र जो कह देता राज्य को मानना पड़ जाता, अब जब दल ही बदल रहे हैं तो राज्य अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे गैर कांग्रेसी जो मुख्यमंत्री है उन्होंने राज्य सरकार की स्वायत्ता का मुद्दा जोर शोर से उठाया। उन्होंने कहा, अब कांग्रेस से अलग कोई मुख्यमंत्री था तो उन्होंने कहा भैया राज्य सरकार की स्वायत्ता होनी चाहिए, राज्य सरकार को स्वायत्ता मिलनी चाहिए, ये नहीं कि हर वक्त केंद्र हमारे सर पे बैठा रहे, ठीक है? तो इस समय क्या होता है, केंद्र तथा कुछ राज्यों की सरकारों ने केंद्र राज्य संबंधों का ढांचा सुधारने के लिए कुछ आयोग
समितियों का गठन किया। अब पढ़ते हैं इनके बारे में, आयोग समितियों के बारे में। देखिए अब क्या हुआ ना, केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने के लिए यहाँ पे आया एआरसी। याद रखिएगा गाइस, ये इंपॉर्टेंट सा है कुछ, ठीक है। तो मतलब एआरसी मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब प्रशासनिक, रिफॉर्म यानी कि सुधार, कमीशन यानी कि आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग आता है, ठीक है। इन संबंधों को सही करने के लिए केंद्र और राज्य के। वस्तुतः क्या होता है, इस आयोग का गठन 1966 में ही मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया। तो गाइस देखिए, सबसे पहली बात आपको क्या याद रखनी है, कब स्टार्ट हुआ, गठन हुआ है 1966। किसकी अध्यक्षता है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। मोरारजी देसाई की अध्यक्षता पर क्या होता है कि 1967 के बाद इसका महत्व क्या हो गया, बढ़ गया। क्यों, वही वाली बात कि अब जो है राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार भी आने लगी। अच्छा, मोरारजी देसाई के उप प्रधानमंत्री बनने पर के हनुमंतैया इसके क्या हो गए, अध्यक्ष बन गए। मतलब देखिए, उप प्रधानमंत्री जैसा कुछ नहीं है, लेकिन तब भी था, बन गए, बना दिया गया ये पद, ठीक है। तो मोरारजी देसाई तो बन गए आपके उप प्रधानमंत्री। अब अध्यक्षता कौन करेगा, तो ये हो गए के हनुमंतैया। तो ये दोनों नाम आप याद रखिएगा। 1969 में क्या है, आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी, ठीक है, जिसमें केंद्र राज्य संबंध को सुधारने के लिए 22 सिफारिशें की गई, ठीक है। और केंद्र सरकार ने इस जो रिपोर्ट है ना, उसमें अमल नहीं किया, नहीं माना, मतलब कुछ नहीं, ठीक है, हो गया। अब देखिए आर्टिकल, ठीक है, तो इसमें सिफारिशें क्या थी, देखिए 22 सिफारिशें दी उन्होंने। अब सिफारिशें पढ़ी, इसने कहा जो आर्टिकल 263 के तहत क्या है, एक अंतर राज्य परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किया जाना, ये इनकी सिफारिशें हैं, ठीक है, जो कि नहीं मानी गई फिलहाल, ठीक है। अध्यक्षता बाद में कौन करता, हनुमंतैया, ठीक है। तो देखिए, पहला इन्होंने कहा इंटर स्टेट काउंसिल का गठन, दूसरा इन्होंने कहा राज्यों का ज्यादा वित्तीय संसाधन देने के उपाय, मतलब राज्यों को ज्यादा ऐसे संसाधन दिए, मतलब ऐसा दिया जाए या टैक्स ज्यादातर ऐसे राज्य लगाए कि उनका काम उन्हीं पैसों से हो जाए, मतलब हमें उसके लिए केंद्र पर निर्भर ना रहना पड़े। राज्यों में यानी कि राज्य के पक्ष में कह लीजिए आप थोड़ा सा, राज्यों में केंद्रीय बलों की नियुक्ति तभी की जानी चाहिए जब राज्य सरकार ने उसके लिए अनुरोध किया हो। मतलब केंद्रीय बल जो है राज्य में तभी जाए जब राज्य सरकार कहे कि हमें जरूरत है। राज्यपाल के पद पर गैर राजनीतिक व्यक्ति की नियुक्ति होनी चाहिए, यानी कि राजनीतिक व्यक्ति, क्योंकि वो किसी पार्टी का हो जाएगा गाइस, ठीक है। मतलब समझिए, राज्यपाल अगर कांग्रेस की सरकार है केंद्र में, तो ऑब्वियसली वो केंद्र का ही राज्यपाल होगा, वो अपनी पार्टी से निकालेंगे राज्यपाल, मतलब बनाएंगे राज्यपाल को। और सपोज कि जिस राज्य में राज्यपाल बन रहा है उसमें किसी और की सरकार, तो यहाँ टकराव बना रहेगा। तो इसने कहा, तो यहाँ पे ये कहा गया कि जो राज्यपाल बने वो किसी राजनीतिक दल का ना हो, उसके पास सार्वजनिक जीवन प्रशासन का अनुभव हो, लंबा अनुभव हो, ठीक है। फिर इसने कहा राज्यों की जो विधायी शक्तियां हैं वह केंद्र का दखल नहीं होना चाहिए, ठीक है। कुछ अन्य विषय पर भी राज्यों को विधायी शक्तियां मिलनी चाहिए। मतलब जो जैसे हमने कहा ना, राज्य सूची के विषय है जिस पे राज्य कानून बनाता है, तो भैया इस पे केंद्र ना कूद पड़े, केंद्र दूर रहे। और कुछ ऐसे विषय और राज्य चाह रहे थे कि उनकी जो राज्य सूची में है आ जाए, जिससे वो कानून बना सके, ठीक है। और देख लेते हैं। अब देखिए ये, हालांकि जो हमने देखा प्रशासनिक सुधार आयोग, जो हमने देख लिया यहाँ पे, ठीक है गाइस। इसमें हमने क्या देखा, हनुमंतैया के हनुमंतैया, इनकी रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट में इन्होंने 22 सिफारिशें करी, हालांकि 22 तो नहीं लिखी, जो इंपॉर्टेंट लिख दी है, जिसपे अमल नहीं किया गया, बस इतना बात समझिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, एक हमने देखिए एआरसी देख लिया, फिर हम देखेंगे एक समिति थी, राजमन्नार समिति। ये भी इसीलिए आई थी, केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने के लिए, ठीक है। तो देखिए इसमें लिखा है तमिलनाडु की द्रमुक सरकार, ठीक है। तमिलनाडु में किसकी सरकार थी, द्रमुक सरकार ने क्या किया था, 1969 में 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया, जिसे केंद्र राज्य संबंध पर विचार करना था, ठीक है। तो याद रखिएगा तमिलनाडु में हुआ था, ठीक है। तो इस समिति के अध्यक्ष कौन है, बीपी राजमन्नार, ठीक है। तो इन्हीं के नाम पे राजमन्नार समिति आ जाती है। और शेष 2 सदस्य कौन कौन थे, एक थे आपके एएल मुदालियार और एक थे आपके टीपी चंद्रा रेड्डी, ठीक है। राजमन्नार, टीवी राजमन्नार याद रखिए ज्यादातर, ठीक है। अब इसने कहा समिति ने क्या किया,
अपनी रिपोर्ट दी 1971 में और सिफारिशें की। क्या सिफारिशें करी इन्होंने? देखिए इस एआरसी इंपॉर्टेंट है, राजमन्नार कमेटी भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखिएगा। चलो अब देख लेते हैं इन्होंने क्या सिफारिशें करी राजमन्नार ने। देखो, जो 7वीं अनुसूची है उसमें संशोधन करके अवशिष्ट शक्तियां इसने कहा कि राज्यों को दे देनी चाहिए। अभी हम फिलहाल क्या देखते हैं गाइस, हम देखते हैं जो अवशिष्ट शक्तियां है ना, जिसके बारे में, वो शक्तियां जो हमारी संघ सूची में भी नहीं है, जो हमारी राज्य सूची में भी नहीं है और जो हमारी समवर्ती सूची में भी नहीं है, उसके अलावा जो अवशिष्ट शक्तियां हैं अभी फिलहाल केंद्र के पास है। ठीक है, तभी केंद्र के पास होंगी, बट इस जो रिपोर्ट इनकी आई उन्होंने कहा ये राज्य को दे दी जाए। ठीक है, ना तब हुआ ना अब हुआ। उसके बाद इन्होंने कहा आर्टिकल 249 को जो है निरसित किया जाए। फिर लिखा जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं उनको समाप्त कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि देखिए यूपीएससी लेता है और ये अपॉइंट कहाँ होते हैं, राज्यों में हो जाते हैं। तो इन्होंने कहा यार केंद्र से जो सेवाएं आ रही है वो हम क्यों रखें अपने पास। ठीक है, अब जगह वित्त आयोग को जो है स्थायी बनाया जाना चाहिए। ठीक है, यो जैसे ये हर 5 साल पे बनता है, तो इन्होंने कहा ऐसा बनाओ कि हमेशा रहे, हर 5 साल पे नहीं। योजना आयोग को इन्होंने कहा समाप्त करके एक वैधानिक आयोग का गठन कर दीजिए, जो उसके कार्यों को क्या करे, संपादित करे। ठीक है, इसने कहा राष्ट्रपति शासन से संबंधित उपबंध जो है आर्टिकल 356, 357, 365 को समाप्त किया जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि 263 के तहत क्या है, एक अंतरराज्य परिषद का गठन, ये एआरसी में भी बोला था अभी। राज्यपाल के प्रसाद पर जो है मंत्री परिषद की जो निर्भरता उसको समाप्त किया जाना चाहिए। हम जानते हैं जो मंत्री परिषद है इनकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है, और ये इनके प्रसाद पर्यंत तक रहते हैं, यानी कि राज्यपाल जब चाहे हटा दे। तो इन्होंने कहा ये चीज खत्म करिए। ठीक है, क्योंकि यार राज्यपाल तो केंद्र का बैठा है और यहाँ मंत्री परिषद अगर सपोज किसी और की सरकार है, किसी और दल की सरकार है, तो ये हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए अब देखिए हमने 2 पढ़ी, राजमन्नार भी पढ़ लिया, एआरसी पढ़ लिया। अब देखिए 1971 से 77 का हिसाब किताब देख लेते हैं। यहाँ पे इस बीच में 2 बार राष्ट्रीय आपातकाल भी लग जाता है। इंदिरा गांधी ने लगाया था, एक 1971 और 75 में लगा दिया था। तो इस दौर को जो है सामान्यतः एकात्मक संघवाद का दौर कहा जाता है। ठीक है, कैसा? एकात्मक संघवाद 1971 से 77। देखिए 1971 के जो है लोकसभा चुनाव में क्या होता है, श्रीमती इंदिरा गांधी आती हैं और बहुत ही प्रभावशाली जीत के साथ आती है, मतलब बेहतरीन जीत के साथ, मतलब लोग मरे जा रहे थे इनको वोट देने के लिए, इनको प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए। ठीक है, तो केंद्र सरकार के वर्चस्व की पुनर्स्थापना हुई। जैसे अभी आप थोड़ा सा ये जो अभी बीजेपी की सरकार चल रही है, मोदी जी का टाइम चल रहा है, इसमें भी आप कह सकते हैं केंद्र बड़ा ही ज्यादा मजबूत है। लेकिन 1971 से 77 तक जो है इंदिरा गांधी का शासन लगभग जो है निरंकुश रूप से चला, जिसमें अंतिम 2 वर्षों का क्या है, आपातकाल भी शामिल है। यहाँ पे क्या है, आपातकाल भी था। तो इस दौर में क्या होता है, संसदीय प्रणाली एक तरह से प्रधानमंत्री प्रणाली में रूपांतरित हो गई। यानी जो संसद की हम बात कर रहे थे, अभी हम संसदीय प्रणाली कहते हैं, जिसमें हमारे पास प्रेसिडेंट है, हमारे पास लोकसभा राज्यसभा है। ठीक है, सब है। तो ये सब खत्म हो गया। मतलब अब जो इंदिरा गांधी कह दे वो हो जाना है। ठीक है, जो विधेयक पास करवाना है वो हो जाना है। तो इस समय संविधान में बहुत से संशोधन किए गए, जिन्होंने केंद्र राज्य संबंध को जो है केंद्र के पक्ष में करा। मतलब इन्होंने क्या कोशिश करी संशोधन करके संविधान में, कि सारी की सारी जो शक्तियां है वो केंद्र के हाथ में आ जाए। तो यहाँ पे एक संविधान संशोधन होता है, 42वां संविधान संशोधन 1976। तो इसको हमने बोला ना एक नया संविधान लिखा जैसा था, मतलब कि इन्होंने इतना बदलाव कर दिया संविधान में कि हम इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहने लगे। ठीक है, केंद्र सरकार और संसद की शक्तियां बेतहाशा बढ़ा दी गई। मतलब इन्होंने कहा सब कुछ केंद्र के पास रहे, केंद्र सरकार के पास रहे, संसद के पास रहे। ठीक है, ऐसा इन्होंने करने की कोशिश करी। 1971 से 77 का कुछ ऐसा दौर था। ठीक है, अब कहानी ये आती है कि भैया अब इनकी सरकार भी गिरेगी, तो गिर गई भैया। अब आता है 1977 से लेकर 80 का दौर। तो 77, 78, 79 और 80। ठीक, तो 77 में क्या हुआ, इनकी सरकार तो गिरी है इंदिरा गांधी की, जिन्होंने खतरनाक ही हिसाब किताब कर दिया था। जब इनकी सरकार गिरती है तो जनता पार्टी की सरकार आती है। ठीक है, और केंद्र की पहली, ये अब तक की पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। यानी आप कह सकते हैं 1977 से सिर्फ 1977 तक सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस आ रही थी। अब यहाँ आ गई जनता पार्टी सरकार। ठीक है, तो इस सरकार में क्या है, शामिल अधिकांश दल। देखिए अब यहाँ पे जो सरकार आ रही है ना, उन सरकारों में एक प्रॉब्लम क्या थी कि ये सारी की सारी गठबंधन वाली थी। मतलब इसमें बहुत सारे दल चुटपुट चुटपुट मिलके ना एक दल बनाया बड़ा और सरकार बना दी इन्होंने। ठीक है,
तो जैसे अभी हम एनडीए कहते हैं, तो एनडीए में भी एक तो बड़ा जो है आपका बीजेपी है ही, ठीक है, उसके बाद भी चुटपुट और भी दल है, ठीक है, वैसे ही कुछ तब की कहानी थी, ठीक है। अब इसने कहा ये प्रॉब्लम होती है, देखिए गठबंधन सरकार ज्यादा टाइम तक नहीं टिकती है, क्योंकि जो चुटपुट और भी दल होते हैं ना, वो जरूरी नहीं है वो सहमति हो जाए, जो मेन जिसकी सब मतलब जिसमें से निकल के प्रधानमंत्री आ गया है जिस दल से, ठीक है, जरूरी नहीं है कि सहमति रहे। हाँ, एक दल होता है तो वो ऑब्वियसली सहमत रहेगा अपने दल से। फिर इसने लिखा है इस सरकार में शामिल अधिकांश दल वही थे जो पहले राज्यों की ओर से स्वायत्तता मांग रहे थे, मतलब जो चाह रहे थे भैया केंद्र से थोड़ा सा स्वतंत्र हमें स्वायत्तता मिलनी चाहिए, तो मैक्सिमम दल वही वाले थे जो ये कह रहे थे। तो ये सरकार लगभग जो है ना 2.5 साल तक चली, देखिए 5 साल का टाइम होता है लेकिन नहीं चल पाती, तो 2.5 साल तक कैसी चली है, वो भी लड़खड़ाते हुए चली है, मतलब मजेदार नहीं चली है। तो 1980 में गिर गई, ठीक है। इतनी कम अवधि में केंद्र राज्य संबंध में कोई संरचनात्मक बदलाव होना कठिन था। जैसी सरकार समझती क्या करना है तब तक वो गिर गई। ये भी देखा गया कि सरकार ने अपने 2.5 वर्षों के कार्यकाल में राज्यों की स्वायत्तता के मुद्दे पर कोई विशेष बल ही नहीं दिया। कुछ काम देखिए उसके लिए समय लगता है। आप कहो कि यार 1 साल में 2.5 साल में हो जाए कुछ, तो नहीं होता है, एक वो पर्टिकुलर टाइम चाहिए होता है उसके लिए। फिर आ जाता है 1980 से 89 का दौर। अब क्या होता है, फिर से अब देखिए फिर कहानी आती है कांग्रेस की, मतलब 1977 में जब कांग्रेस से हटके दूसरी सरकारी 1980 तक चली, फिर उसके बाद फिर से कांग्रेस, मतलब इससे पहले भी कांग्रेस उसके बाद भी कांग्रेस, तो 1980 पे आ गए हम लोग। तो 1980 में फिर लोकसभा चुनाव होते हैं, इंदिरा गांधी फिर से प्रचंड बहुमत से जीत गई, ठीक है। तो जनता पार्टी के विफल प्रयोग ने क्या है जनता में ऐसे गठबंधनों के प्रति अविश्वास का जो है भाव भर दिया, यानी उन्होंने कहा ये जो गठबंधन टाइप सरकार होती है नहीं चल पाएगी, ठीक है। तथा जिससे जो है कांग्रेस पुनः पूरी ताकत के साथ सत्ता में आ गई। मतलब लोगों ने कहा ये गठबंधन टाइप सरकारें नहीं चल पाएंगी, इनसे जरा दूर रहो, हमें हमें बहुमत वाली सरकार चाहिए, एक ही दल रहे। तो फिर कांग्रेस आ जाती है। 1980 से लेकर 84 तक श्रीमती इंदिरा गांधी का कार्यकाल रहा। देखिए 1967 के बाद से लेकर 1977 के आसपास तक इंदिरा गांधी चली हैं, 2 बार आ गई, ठीक है। उसके बाद ये तीसरी बार फिर से आ गई, यानी कि इंदिरा गांधी का जो टाइम था ना प्रधानमंत्री जो वो बनी है, वो 3 बार बनी है, ये भी याद रखिएगा, ये भी एक तथ्य है याद रखने वाला। तो 1980 से लेकर 84 तक श्रीमती इंदिरा गांधी थी, और 84 से लेकर 89 तक कौन थे, आपके राजीव गांधी थे, ठीक है। फिर उसके बाद 84 में क्या होता है, इंदिरा गांधी की हत्या के तुरंत बाद देखिए 84 में इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है, ठीक है। क्यों होती है, अगर गाइस एक चीज है, अगर आप लोग को ये सारी कहानी बहुत बेहतरीन तरीके से समझनी है ना, तो एक एक ना आप YouTube पे जाइएगा, वहां पे लिखेगा प्रधानमंत्री एपिसोड्स देखिएगा, ठीक है। तो ये जो है ना, ये आपको 1947 से लेकर 2013, और इसके बाद भी शायद सीजन 2 है, वो मैंने नहीं देखा फिलहाल। ये जो है ना कहानी आपको 2013 तक की इतनी बेहतरीन तरीके से आपको याद हो जाएगी ना, कि ये सब चीजें आसान लगने लगी, कि जो यहाँ हम पढ़ रहे हैं, क्यों हत्या हुई, किसकी सरकार थी, किसने क्या किया, किसकी सरकार आई, किसने क्या किया, इमरजेंसी लगी, क्या हुआ उसमें, इंदिरा गांधी की सरकार के टाइम पे यहाँ पे क्या हुआ था, राजीव गांधी के टाइम पे यहाँ पे क्या हुआ था, इंदिरा गांधी की हत्या हुई कैसे हुई, ठीक है। ये सारी चीजें आपको इतनी बेहतरीन तरीके से वो देखिएगा प्रधानमंत्री एपिसोड, ठीक है। तो 1984 में क्या होता है, इंदिरा गांधी की हत्या के तुरंत बाद क्या हुआ कि लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी अभूतपूर्व बहुमत से क्या है के साथ जो है सत्ता में आ गए, मतलब इंदिरा गांधी खत्म हुई, यहाँ पे राजीव गांधी आ गए। तो इनने कहा स्वाभाविक है कि 9 वर्षों के इस दौर में, कौन सा 9 वर्ष है guys? ये वाला 1980 से लेकर 89, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी वाला पूरा टाइम जो है 9 साल का। तो इस दौर में क्या होता है, केंद्र का वर्चस्व स्थापित हो गया, फिर केंद्र जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहा, राज्य सरकार और जो क्षेत्रीय दल है वो जो है ना कमजोर थे, बेकार थे, मतलब इनका इतना कहानी ठीक ठाक चल नहीं रही थी। अब देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, सरकारी आयोग की बात आती है, चलो देखें क्या है। तो इसी दौरान क्या है, सरकारी आयोग देखते हैं। तो इस आयोग का गठन कब होता है, 1983 में होता है। कौन है सरकार में, इंदिरा गांधी, ठीक है। तो ये केंद्र राज्य संबंध को सुधारने की बात हो रही है, राज्य की स्वायत्तता संबंधी मांगों की सिफारिश की बात हो रही है। राज्यों को स्वायत्तता मिलनी चाहिए, स्वायत्तता का मतलब ये हो जाता है राज्य अपने फैसले खुद करें, इंटरफेरेंस ज्यादा ना हो। और जब इंटरफेरेंस किसका हो रहा है भैया, केंद्र का हो रहा है ऑब्वियसली,
तो इसने कहा आयोग का गठन जो है 1983 में सुप्रीम कोर्ट मतलब सर्वोच्च न्यायालय के जो एक रिटायर्ड जज थे, यानी क्या नाम है इनका, आर एस सरकारिया, इनकी अध्यक्षता में हुआ। इन्हीं के नाम पे सरकारिया आयोग बन गया। तो इस आयोग के दो अन्य सदस्य भी देख लीजिए। एक का नाम था आपका श्री बी शिवारमन और एक थे आपके डॉक्टर एस आर सेन। ठीक है, तो इस आयोग ने जो है केंद्र राज्य संबंध के सुधार की दिशा में कुल जो है 247 सिफारिशें दी। ठीक है, अब ये सिफारिश जो है केंद्र राज्यों के वैधानिक, प्रशासनिक और वित्तीय संबंध से संबंधित थी। मतलब जो इस आयोग ने ना, सरकारिया आयोग ने क्या किया, सिफारिशें दी। और देखिए जरा कितनी सारी दी, 247 दी। और ये किस चीज से संबंधित थी, वैधानिक संबंध इसमें देखे जा रहे थे, केंद्र और राज्य के बीच में कैसे सुधरे, प्रशासनिक संबंध कैसे सुधरे और वित्तीय संबंध कैसे सुधारे जाए। तो गाइस यहाँ पे कुछ प्रमुख सिफारिशें देख लेते हैं। जैसे इसने कहा कि संविधान में किसी संरचनात्मक परिवर्तन की जरूरत नहीं है, समस्या कुछ उपबंधों के दुरुपयोग की है। मतलब इसने कहा संविधान में सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ उपबंधों का जैसे क्या हो रहा है ना, बहुत ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम अगर कह दें तो आर्टिकल 256 जो हमारा ये वाला है, राष्ट्रपति शासन की अगर हम बात करें, मतलब फॉर एग्जाम्पल 356 सॉरी, तो हम कहें कि 356 में जो राष्ट्रपति शासन है इसका दुरुपयोग बहुत हो रहा है। या फिर उस समय एक बार हमने देख लिया राष्ट्रीय आपातकाल लग गया आर्टिकल 352 से, ठीक है, इसका दुरुपयोग हो रहा है, ऐसा आप मान लेते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा कि संविधान ठीक ठाक है भैया, बस ये जो दुरुपयोग है वो ना हो इन सबका। ठीक है, कि जब चाहे केंद्र सरकार कुछ कर लो राज्यों को दबाने के लिए या कंट्रोल करने के लिए। फिर इसने लिखा मजबूत केंद्र की स्थिति राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए जरूरी है। मतलब ये मत करो कि केंद्र को अलग से मजबूत करो और राज्य को, मतलब केंद्र थोड़ा सा जो है मजबूत हो राज्य से, क्यों, तभी राष्ट्र की एकता और अखंडता बनी रहेगी। अदरवाइज क्या है, राज्य जो है ना, नई नई हमें वो मिली थी, जब हम स्वतंत्र हुए थे तो हमारी स्थिति अच्छी इतनी थी नहीं। तो इसलिए ये हुआ था कि अगर केंद्र को मजबूत नहीं किया जाएगा तो राज्य जो है ना, आप भारत से अलग होने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अतः राज्यों की मांग जो है केंद्र की शक्ति में कटौती गलत है। कि मतलब राज्यों की मांग थी कि केंद्र की जो इतनी शक्तियां हैं उसमें कटौती कर दी, तो इनने सिफारिश की नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर इन्होंने कहा कि जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं राष्ट्रीय एकीकरण में बहुत ज्यादा जरूरी है। राष्ट्र के एकीकरण के लिए जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं बहुत जरूरी, IAS IPS IARS, ठीक है। तो इसने कहा इस व्यवस्था को मजबूत कर और ऐसी ही कुछ सेवाओं का, मतलब इस व्यवस्था को मजबूत करिए और कुछ और ऐसी ही सेवाएं बनाइए। जहां तक संभव हो केंद्र द्वारा राज्यों की सहमति के बाद राज्यों में केंद्रीय बलों की तैनाती की जानी चाहिए, लेकिन संकट के समय ऐसी सहमति अनिवार्य नहीं है। मतलब इसने कहा कि जो केंद्रीय बल है उसकी तैनाती राज्य से परमिशन लेके करिए, और अगर संकट की स्थिति है तो केंद्र खुद से कर सकती है, मतलब राज्यों से परमिशन की जरूरत नहीं है या उनकी सहमति की जरूरत नहीं। आर्टिकल 155 में क्या है, संशोधन कर व्यवस्था की जानी चाहिए कि राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य का जो मुख्यमंत्री है उससे विचार विमर्श कर लिया जाए। यानी राज्यपाल की जो नियुक्ति प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति कर रहा है, उससे पहले, नियुक्ति करने से पहले भैया जिस राज्य में आप राज्यपाल की नियुक्ति करें उसके CM से भी बात कर लो। राज्यपाल की पदावधि 5 वर्ष समाप्ति से पहले असाधारण परिस्थितियों में ही हटाया जाना चाहिए। मतलब सपोज ऐसा हो कि कभी ऐसा हो कि राज्यपाल मतलब कुछ गड़बड़ कर रहा हो, या राज्यपाल और जो राज्य सरकार है उसमें सहमति नहीं बन रही हो, तो यहाँ पे क्या होना था, ट्रांसफर कर देंगे, राज्यपाल को हटा देंगे, ये वाली चीजें मतलब ये हो कि हटाएं, लेकिन बहुत ऐसी परिस्थिति, असाधारण परिस्थिति हो तभी, अदरवाइज 5 साल तक तो रहे ही रहे राज्यपाल। अब इसने कहा कराधान की शक्ति यानी कि टैक्स लगाने की शक्ति जो है संसद में ही निहित रहनी चाहिए, जबकि अन्य शक्तियों को समवर्ती सूची में डाल दीजिए। ठीक है, समवर्ती सूची में जो कानून बनाता है वो आपका संसद भी बना सकता है, राज्य विधानमंडल भी बना सकते हैं। अब इसने कहा कि राष्ट्रपति के विचारार्थ रखे गए जो विधेयक है उस पर असहमति की स्थिति पर स्पष्ट कारण राज्य सरकार को बताया जाना चाहिए। मतलब कि देखिए क्या होता है, जब विधेयक राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति की विचारार्थ रखा जाता है तो राष्ट्रपति अगर असहमति दे देता है तो भैया राष्ट्रपति बता दे कि हमने क्यों असहमति दी है, ये राज्य सरकार को बता दे एटलीस्ट। अब इसे का आर्टिकल 263 के तहत एक स्थायी अंतरराज्यीय परिषद हो जिसे अंतर सरकारी परिषद कहा जाना चाहिए। मतलब इसने कहा कि राज्यपाल की जो विचारार्थ रखा जाता है तो राष्ट्रपति अगर असहमति दे देता है तो राष्ट्रपति बता दे कि हमने क्यों असहमति दी है, ये राज्य सरकार को बता दे एटलीस्ट। अब इसका आर्टिकल 263 के तहत एक स्थायी अंतरराज्यीय परिषद हो जिसे अंतर सरकारी परिषद कहा जाना चाहिए।
तो गाइस ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। फिर निगम कर कि कुल प्राप्तियों को राज्यों के साथ निश्चित सीमा में बांटा जाना चाहिए। जो निगम कराएगा उसको राज्यों के साथ बांटे एक निश्चित सीमा में। ये सब सिफारिशें हैं सरकारी आयोग की, ठीक है। फिर इसमें लगा केंद्र द्वारा आयकर यानी कि इनकम टैक्स पे अधिभार उगाही नहीं करनी चाहिए सिवाय विशेष उद्देश्य और सीमित समय के लिए। फिर नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ लिखा है जो भाषागत अल्पसंख्यक है उनके लिए क्या प्रारंभ करना, कमिश्नरी प्रारंभ करना, ठीक है। उसके बाद अगर हम कहें तो देखिए अब इसमें नोट लिखा है, नोट में लिखा है जो केंद्र सरकार है ना और ये सरकारी आयोग की जो जितनी भी सिफारिश है उसमें से ज्यादातर को ये लागू कर चुकी है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण था वो 1990 में था, जो ये बना है आपका केंद्र राज्य परिषद का जो गठन हुआ है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। चलिए, जैसा सरकारी आयोग है उतना ही इम्पोर्टेंट हमारे पास एक पुंछी आयोग भी है, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ यहाँ पे कहानी क्या हुई कि 2007 में केंद्र सरकार ने भारत के पूर्व जो मुख्यमंत्री है कौन, पूर्व जो मुख्य न्यायाधीश हैं यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जिनका नाम है श्री मदन मोहन पुंछी, उनकी अध्यक्षता में क्या करा, एक आयोग का गठन किया जो कि 5 सदस्यीय था, ठीक है। तो 2010 में क्या होता है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी। सिफारिशें देखिए, पहला इन्होंने क्या कहा, अब यहाँ पे राज्यपाल हैं उनकी जो नियुक्ति है केवल केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। इनका जो मतलब सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की इच्छा पर हो ऐसा ना हो, ठीक है। इनफैक्ट जो आपकी राज्य सरकार है उससे भी पूछताछ हो, विचार विमर्श हो। वरन इनका जो कार्यकाल भी निश्चित होना चाहिए यानी कि एटलीस्ट 5 साल है तो 5 साल में ही गवर्नर हटे, उससे पहले ना हट जाए या इधर उधर ट्रांसफर हो जाए, बहुत बार ऐसा हो जाता है। अब इसने कहा राज्यपाल की भूमिका सिर्फ संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप होनी चाहिए, ठीक है। उन्हें विश्वविद्यालय के कुलपति या अन्य वैधानिक पद धारण नहीं करने का प्रावधान किया जाना चाहिए। फिर उन्होंने कहा आर्टिकल 352 हो गया आपका राष्ट्रीय आपातकाल, ये हो गया आपका राष्ट्रपति शासन को लागू करने का विकल्प जो होना चाहिए वो अंतिम होना चाहिए। जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचे तब आप राष्ट्रीय आपातकाल लगाइए, तब आप राष्ट्रपति शासन लगाइए, ठीक है। इससे पहले नहीं, मतलब जब विकल्प है तो आप पहले उसको यूज करिए, जब विकल्प खत्म हो जाए तब आप इसका यूज करिए। आर्टिकल 355 के अनुसार राज्यों की जो सुरक्षा करना संघ की जिम्मेदारी है, इसलिए इस संदर्भ में जो है केंद्र के हस्तक्षेप को लेकर एक संवैधानिक और वैधानिक रूपरेखा बनाने का प्रावधान किया जाना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आता है, यहाँ पे लिखा है आर्टिकल 363 के अंतर्गत कुछ संशोधन करके अंतरराज्यीय परिषदों को मजबूत कर केंद्र राज्य के मतभेदों को दूर करने के लिए निष्पक्ष प्रणाली का प्रावधान किया जाए। फिर ने लिखा वित्त आयोग की स्थायी सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए वित्त आयोग के प्रभाव को पूर्ण विभाग के रूप में तब्दील कर देना चाहिए। पूर्ण विभाग के रूप में वित्त आयोग को क्या कर देना चाहिए, स्थायी सचिवालय के रूप में। देखिए इसने कहा कि वित्त आयोग के स्थायी सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए वित्त आयोग के जो प्रभाव को पूर्ण विभाग के रूप में बदल देना चाहिए। योजना आयोग वित्त आयोग के बेहतर तालमेल होना चाहिए दोनों में। यह सकल कर राजस्व में केंद्र की हिस्सेदारी कम करने के लिए समय समय पर केंद्र सरकार के वर्तमान उपकर या जो अधिभार है उसकी समीक्षा होनी चाहिए, ठीक है। केंद्र की हिस्सेदारी कम करने की बात कही गई है। फिर उसके बाद गाइस यहाँ पे आप देख रहे हो राज्यों की स्वायत्तता की मांग का औचित्य, ठीक है। जैसे इसमें लिखा है केंद्र राज्य संबंध के ऐतिहासिक विकास का विश्लेषण करने के बाद, अभी जो हमने सब कहानी पढ़ी है उसके बाद जो महत्वपूर्ण सवाल है वो क्या है, क्या राज्यों को उनकी मांग के अनुरूप और अधिक स्वायत्तता दी जानी चाहिए या फिर केंद्र के वर्चस्व वाली वर्तमान व्यवस्था को ही बनाए रखें। मतलब एक तरफ राज्य कह रहे हैं हमें स्वायत्तता दीजिए, ऐसा कुछ करा जाए, हमें शक्ति दीजिए, हमें स्वायत्तता दीजिए, या फिर जो केंद्र के वर्चस्व वाली जो वर्तमान व्यवस्था है उसको ऐसे ही चलाया जाए। तो ये एक प्रश्न उठ गया, ठीक है। तो देखिए जरा आगे क्या कहानी हुई। तो इसने कहा राज्यों का ये तर्क सही है कि संविधान सभा ने जिन तात्कालिक चुनौतियों से निपटने के लिए केंद्रीकृत ढांचे पर बल दिया था वे अब
प्रासंगिक नहीं रह गई हैं। अब राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया प्रायः संतोषजनक स्तर पर पहुंच चुकी है और उत्तर पूर्व सहित लगभग पूरे देश में अलगाववादी आंदोलन कमजोर होते जा रहे हैं और सांप्रदायिकता की चुनौती भी उतनी विकट नहीं रह गई है जैसी भारत पाक विभाजन के संबंध में था। देखिए, केंद्र को इतना शक्तिशाली क्यों बनाया? जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है, 1947 का टाइम है, तब क्या होता है कि तब जो संविधान सभा है उसको लगता है कि यदि हमने केंद्र को मजबूत नहीं बनाया तो राज्य जो है ना भारत से अलग होने लगेंगे। ठीक है, यानी कि केंद्र को मजबूत बनाओ, राज्यों को थोड़ा सा कमजोर रखो कि उनके पास इतनी शक्ति ना है कि वो अलगाववादी जो आंदोलन है वो ना करने लगे। तो अब हमने देखा यार, इतने समय बाद ये सारी चीजें जो अपने आप ही कम होती गई हैं। तो क्या अभी भी केंद्र को इतना मजबूत होना चाहिए? कि पहला हमने केंद्रीकृत ढांचा इसलिए ही बनाया था, यही कारण थे। ठीक है, दूसरा सांप्रदायिक जो चुनौतियां थी अब वो कम हो गई, अलगाववादी जो आंदोलन है अब वो कम हो गई। सारी चीजें अगर कम हो गई हैं, केंद्र को अभी भी क्या पहले की तरह ही बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनाए रखना जरूरी है? तो इसलिए राज्यों की मांग का उतना हिस्सा जरूर स्वीकार किया जाना चाहिए जो संघात्मक ढांचे को स्वस्थ बनाने के लिए जरूरी है। यानी कि अब तो आपको कुछ ना कुछ चेंजेस पहले से 1947 का समय और अब के समय में कुछ तो अंतर आ ही चुका है। तो वही अब तो आपको थोड़ा राज्य को स्वायत्ता देनी ही चाहिए। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे राज्यपाल की नियुक्ति या पद मुक्ति में जो हम कहते हैं ना, राज्यपाल की नियुक्ति या पद मुक्ति सब ऊपर ऊपर से हो जाती है, जैसे प्रेसिडेंट उसका चुनाव कर लेता है। तो इसने कहा अब उसमें जो है ना कि राज्य सरकार की भी राय महत्वपूर्ण होनी चाहिए। ये नहीं है कि प्रेसिडेंट ने उन्हें नियुक्त कर दिया, हटा दिया, जो भी कर दिया। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि भैया अब तो चेंज करिए, अब राज्य सरकार को भी थोड़ी सी इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश करिए कि कौन राज्यपाल आ रहा है, उनसे भी विचार विमर्श कर लिया जाए। ठीक है, दूसरा इसमें लिखा है राज्य सूची के विषय पर केंद्र को हस्तक्षेप की नीति केंद्र को हस्तक्षेप की नीति अपनानी चाहिए और समवर्ती सूची के विषयों पर भी कोशिश यही होनी चाहिए कि राज्य अपनी सहूलियत से कानून बनाए और केंद्र का हस्तक्षेप न्यूनतम अनिवार्य स्थिति तक सीमित रहे। मतलब इसने कहा राज्य सूची के विषय पर केंद्र को अहस्तक्षेप यानी कि हस्तक्षेप ना करे। ठीक है, राज्य सूची पे कानून बनाने का काम राज्य का है, केंद्र इसमें ना आए। समवर्ती सूची पे भी राज्य अपने हिसाब से कानून बना ले, केंद्र इसमें ज्यादा नाटक ना करे। ये बात हो गई। फिर इसने कहा कि केंद्र का हस्तक्षेप कब तक रहे? जब तक जरूरी नहीं है तब तक केंद्र हस्तक्षेप ना करे, जहां जरूरी हो वहां कर सकते हैं। इसके अलावा राज्य के जो वित्तीय स्वास्थ्य के लिए करारोपण की शक्ति तथा कर राजस्व के वितरण जैसे मुद्दे पर भी व्यापक पुनर्विचार किया जाना चाहिए। यानी राज्यों को गए वित्त अपने खर्चों के लिए कम से कम इतने संसाधन दे दिए जाएं कि वो अपना खर्चा खुद निकाल ले। यानी कि वित्तीय जो कर ही होता है जिससे राज्य जो है कमा रहे होते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसे ऑप्शन दे दिए जाए कि वो खुद ही कर टैक्सेशन का काम मतलब लगाएं टैक्स, और क्या है अपनी वसूली करें और अपना काम चला ले। केंद्र पर निर्भरता थोड़ी सी कम कर दी जाए। आपात उद्घोषणा यानी कि आपातकाल संबंधी प्रावधान, विशेषता जो आर्टिकल 356 आपात उद्घोषणा में जैसे यहाँ पे 56 में यानी कि राष्ट्रपति शासन, तो राष्ट्रपति शासन का प्रयोग जो है विरलतम स्थिति में ही होना चाहिए। मतलब जब बिल्कुल ही कुछ ऑप्शन ना बचे तब ये लगे, ताकि राज्य सरकार निश्चिंत हो, निर्भन हो और अपना काम चलाए। ठीक है, अपना काम करे। ठीक है, नहीं तो यार हर बार राज्य सरकार सोचेगी यार कब हमारे ऊपर राष्ट्रपति शासन लग गया, पता नहीं। फिर कहेगा पर इस प्रक्रिया में ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी भी भारत में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, उसका कमजोर पड़ना घातक सिद्ध हो सकता है। ठीक है, मतलब इससे ये नहीं है कि राज्यों को एकदम से छूट दे दी जाए, नहीं, अभी भी हम क्या है डेवलपिंग कंट्री है, काम कर रहे हैं, पूरी तरह से नहीं है। जैसे मतलब पूरी तरह से हम राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को पूरा भी नहीं कर पाए हैं। जैसे अगर हम उत्तर पूर्व के राज्यों को अभी भी देखें तो अभी तक हम जो है शेष भारत के साथ जो है भावात्मक रूप से नहीं जोड़ पाए। उत्तर पूर्वी राज्यों को लोग अलग ही मान लेते हैं, असम के लोगों को लोग असम, अरुणाचल, नागालैंड को अभी भी भारत का हिस्सा मानने को तैयार नहीं, भारत वहां के लोगों को अपना मानने को तैयार नहीं, अभी भी ऐसा है। तो हम पूरी तरह से भी अब बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते गाइस, क्योंकि स्थिति अभी बिल्कुल वैसी नहीं बनी है। ठीक है, इसके अलावा उत्तर दक्षिण तनाव, उत्तर का हिसाब अलग चल रहा है। यूपी वालों से महाराष्ट्र वाले डर रहे हैं, महाराष्ट्र वाले यूपी वालों को अपने में आने नहीं दे रहे हैं, ये है वो है, चलता रहता है। मराठी गैर मराठी तनाव अभी भी चल रहा है, असमी बिहारी तनाव, ये सब चीजें अभी भी चल रही है। भाषाओं के आपसी तनाव, ये सब चीजें चल रही हैं। नक्सलवाद लगभग जो है 200 जिलों में अभी भी
है, ठीक है, सांप्रदायिकता है, नस्ल भेद, ये सारी चीजें आप देख रहे हैं अभी। तो इन संकटों को देखते हुए क्या है, जरूरी है कि आंतरिक सुरक्षा और क्या है, सामरिक महत्व के अन्य संवेदनशील विषय पर जो है केंद्र के पास ठोस शक्ति न केवल बनी रहे, बल्कि कुछ मुद्दों पर उसमें जो है विस्तार भी हो। मतलब इन सब का समाधान के लिए जो है केंद्र थोड़ा शक्तिशाली रहना जरूरी है। अदरवाइज सब कुछ बिखर सकता है। उदाहरण के लिए आतंकवाद से निपटने के लिए आज एक केंद्रीय पुलिस बल की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इसी तरह सांप्रदायिकता, नस्लवाद, भाषाई हिंसा, क्षेत्रवादी भावनाओं के प्रचार प्रसार को रोकने के लिए भी केंद्र की महत्वपूर्ण भूमिका की जरूरत है। तो इसने कहा आदर्श स्थिति ये हो सकती है कि सामरिक महत्व के विषय जैसे आंतरिक बाह्य सुरक्षा हो गई, विदेशी संबंध आदि पर केंद्र का संपूर्ण वर्चस्व हो, जबकि राष्ट्रीय महत्व के शेष मुद्दे पर अंतर राज्य परिषद जैसे मंचों की सक्रिय उपयोग करके सहमतिपूर्ण निर्णय हो। मतलब इसने कहा कि कुछ बड़े मुद्दे हैं जिसपे केंद्र का वर्चस्व बना रहे, जैसे है आंतरिक या बाह्य सुरक्षा होगी, विदेशी संबंध आदि, ठीक है। लेकिन कुछ राष्ट्रीय महत्व के ऐसे विषय होने चाहिए जिसमें दोनों आ जाए, की भी सहमति ली जाए और राज्य की भी। जो मुद्दे सिर्फ एक राज्य से संबंधित है वो पूरी तरह राज्य के लिए छोड़ दिए जाए, ठीक है, उसमें केंद्र का हस्तक्षेप ना हो, ठीक है। तभी या केंद्र का हस्तक्षेप तभी होना चाहिए जब संविधान समस्त तरीकों से शासन चलाने का कोई रास्ता ना बचा हो। संविधान सम्मत तरीके से शासन चलाने का कोई रास्ता ना बचा हो। देखिए यहाँ लिखा है, भूलना नहीं चाहिए कि राज्यों की स्वायत्तता किसी भी परिपक्व संघात्मक लोकतंत्र का सामान्य लक्षण है, ठीक है। पूरी क्योंकि हमारा लोकतंत्र परिपक्वता की सीढ़ी पर चढ़ा है, इसलिए हमें इस मुद्दे पर गंभीरता से कदम उठाना चाहिए।